मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एलबीएस गनौरा के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि हम बात कर रहे थे भारत के भूगोल की, भारत के भूगोल में हमने बात किया था कि जनसंख्या का भारत में स्थानिक वितरण, जनसंख्या वृद्धि, घनत्व, सामाजिक आर्थिक उद्यम और नगरीकरण। तो आज हम बात करेंगे कि सामाजिक आर्थिक उद्यम किस तरीके से भारत की जनसंख्या को प्रभावित करती है। देखिए, जैसे कि ये भारत है, तो भारत में हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में डालते हैं तो वहां पर कई साक्ष्य से मिलते हैं, जैसे कि 1914 के आसपास और 1944-48 के आसपास दो पूरे विश्व में दो महायुद्ध हुए, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। उसने भारत की जनसंख्या और घनत्व, वृद्धि दर सभी को प्रभावित किया। तो आज हम बात करेंगे एक तरीके से हमारी जो सामाजिक आर्थिक उलझन है उसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है हमारी शिक्षा। नंबर 1 शिक्षा। उसके बाद हम बात करते हैं तो वो है बेरोजगारी। थर्ड हम बात करते हैं तो यहाँ पर गरीबी। ये तीन चीजें ऐसी हैं, और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि शिक्षा में मानूं तो शिक्षा सबसे बड़ा कारण है सामाजिक आर्थिक उलझनों में, क्योंकि शिक्षा अगर नहीं मिल पाती है तो परिवार नियोजन की समस्या भारत में वर्षों से बनी रही है। तो उसको दूर करने के लिए शिक्षा की आवश्यकता महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूसरा जो बेरोजगारी है, तो शिक्षा में इस तरीके से रोजगार, ऐसी शिक्षा दी जाए विद्यार्थियों को कि रोजगार परक हो, यानी कि रोजगार अगर दिए जाते हैं, रोजगार परक शिक्षा अगर दी जाए तो विद्यार्थी की शिक्षा पूर्ण होने से पूर्व ही उसको रोजगार मिल जाए तो उसकी प्रासंगिकता सिद्ध हो जाती, तो वो गरीबी नहीं बढ़ने का महत्वपूर्ण कारण रह सकता है। बात करते हैं हम आज सामाजिक आर्थिक उलझनों के बारे में, तो किस तरीके से सामाजिक इम्बैलेंस हमारे भारत की जनसंख्या के ऊपर बना हुआ है। भारत में प्रति दशाब्दी जनवृद्धि की दर प्रतिवर्तित रही है। भारत 1921 में अकाल, महामारी, प्लेग, इन्फ्लुएंजा, हैजा आदि बीमारियां, विश्व युद्ध आदि के कारण जनसंख्या की अपार हानि हुई है। फलतः वृद्धि का प्रतिशत कम रहा। 1921 से 1951 की अवधि में देश में विभिन्न भागों में यातायात के साधनों और सिंचाई के क्षेत्रफल में वृद्धि, स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में सुधार और विकास तथा कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में आशाजनक विकास के फलस्वरूप जीविकोपार्जन के साधन में वृद्धि हुई है। फलतः जनसंख्या में वृद्धि हुई है। 1951 के पश्चात तो देश में नियोजित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत विकास होता रहा है, अतः जनसंख्या तेजी से बढ़ी। सन 1981-91 के बीच ही वास्तविक वृद्धि 16.20 करोड़ और 2001 से 2011 के मध्य यह वृद्धि 18.19 करोड़ की हो गई। अब भारत में जनसंख्या की वृद्धि की सामाजिक आर्थिक उलझनों का प्रमुख कारण इस प्रकार है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि देश में अभी तक सस्ते एवं स्वास्थ्यवर्धक मनोरंजन के साधनों का अभाव पाया जाता है, यानी कि देश में जो एंटरटेनमेंट है उनके साधनों का सबसे ज्यादा अभाव पाया गया है। अतः इससे निर्धन एवं अशिक्षित वर्ग में संतान उत्पत्ति की भावना को ही अधिक बल मिलता है। अब केवल टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, फेसबुक, इंस्टाग्राम इसका स्थान लेता जा रहा है। दूसरा हम बात करें, जो दूसरा महत्वपूर्ण कारण रहा है, देश की आर्थिक हीन दशा यानी कि गरीबी, दरिद्रता ने भी जनसंख्या की वृद्धि को प्रोत्साहन दिया है। एडम स्मिथ के अनुसार दीनता और निर्धनता संतान उत्पत्ति के वायुमंडल के अनुकूल होती है। यह कथन भारत के लिए पूर्ण रूप से लागू होता है, यानी कि गरीबी और दारिद्र्य भी जनसंख्या वृद्धि का महत्वपूर्ण कारण रहा है। थर्ड हम बात करें तो स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होने से जहां 1991 में औसत आयु 58 वर्ष तथा 2001 में औसत आयु 65 वर्ष तथा 2011 में 64 वर्ष हो गई है, अतः भारत में जनसंख्या नियोजन व नियंत्रण कार्यक्रम, परिवार कल्याण कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता देना अनिवार्य है। नंबर 4, अब भारत में स्वास्थ्य दशा में सुधार होने से मृत्यु दर में तेजी से कमी आई है, किंतु जन्म दर स्थिर रही। 1891-1901 में यह दर क्रमशः 41 एवं 49 थी, जो कि निरंतर गिरकर 12 एवं 35 रह गई है। तब से मलेरिया, जिसके कारण पहले प्रति वर्ष लगभग 20 लाख व्यक्ति काल कवलित हो जाते थे, हैजा, इन्फ्लुएंजा आदि बीमारियों पर पूर्ण नियंत्रण, पीने योग्य जल की किस्म में सुधार, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, नई औषधियों का विकास तथा एंटीबायोटिक दवाइयों का बढ़ता हुआ उपयोग
स्वच्छता में वृद्धि, खाद्यान्नों के वितरण में सुधार और अकालों पर रोकथाम के कारण मृत्यु दर में तेजी से गिरावट आने से तथा जन्म दर में कोई गिरावट नहीं होना जनसंख्या वृद्धि का एक मुख्य कारण रहा है। अब 1971 की से ही जन्म दर धीरे धीरे घटने लगी। यहाँ 1950-51 में जन्म दर 42 और मृत्यु दर 19 थी। वहीं 1980-81 में यह कुछ नियंत्रित होकर यह 37.2 एवं 15 रही तथा यहाँ 1991 में पुनः गिरकर क्रमशः 33.9 एवं 12.5 प्रति हजार रह गई। इस प्रकार अब जन्म दर में कमी आ रही है। 2001 में जन्म दर 25.8 एवं मृत्यु दर 8.5 प्रति हजार तथा 2010-11 में जन्म दर 22.4 एवं मृत्यु दर 6.5 प्रति हजार रह गई है। नंबर 5, भारत में विवाह न केवल सार्वभौमिक है, अर्थात सभी व्यक्ति चाहे तो अपाहिज, रोगी अथवा दरिद्र हो तो भी विवाह करते हैं। यानी कि विवाह जो है वो अपाहिज है, रोगी है, गरीब है, दरिद्र है, उसके बावजूद भी वो शादी करता है। उसके पीछे मुख्य कारण है कि संतान प्राप्त करना उसका एक धार्मिक कर्तव्य माना जाता है। यानी कि हर व्यक्ति जो है वो विवाह के पश्चात संतान प्राप्ति उसका मुख्य उद्देश्य रहता है, तो उसका धार्मिक कर्तव्य है। पितृऋण से मुक्त होना चाहता है। निसंतान व्यक्ति को प्राय अनादर की दृष्टि से देखा जाता है, यानी कि किसी संतान नहीं है तो उसको एक अनादर की दृष्टि से भारत में एक रूढ़िवादिता है। इसके अतिरिक्त सभी कारणों के बावजूद आज भी भारत में बाल विवाह एक सामान्य बात है। 1891 में लड़कियों के विवाह की औसत आयु 12.5 वर्ष थी। 1921 में यह बढ़कर 13.6 वर्ष हुई। 1961 में 15.5 वर्ष हुई। इस अवधि में लड़कों के विवाह की औसत आयु क्रमशः 19.5 वर्ष एवं 20.7 वर्ष तथा 21.3 वर्ष थी। इन वर्षों की अवधि में लड़कियों की विवाह की आयु में केवल 3 वर्षों की वृद्धि हुई और लड़कों की आयु में 1.7 वर्षों की 1990 के पश्चात विवाह योग्य कानूनी आयु लड़की के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष के प्रति जन जागरूकता अब शिक्षित समाज में तेजी से बढ़ी। अतः आशा है कि इस स्थिति में अब शीघ्र सुधार हो सकेगा। नंबर 6 हम बात करें तो देशवासियों में शिक्षा का नितांत अभाव है। 1951 में केवल 18.3% व्यक्ति शिक्षित थे, लेकिन आज 2011 में 74.04% लोग शिक्षित हैं। जीवन स्तर ऊंचा ही नहीं, जीवन स्तर जो है बहुत ही नीचा है और दरिद्रता का यहाँ साम्राज्य है। इन कारणों से संतान उत्पत्ति में वृद्धि होती जाती है। अब क्योंकि गरीबी, पछड़ी दशा और अशिक्षित समाज सभी देश के उच्च वर्ग को प्राप्त अन्य मनोरंजन के साधनों में अनभिज्ञ बना रहता है, अतः इसके लिए घर व नारी की मनोरंजन का शाश्वत आधार रहते हैं। इससे भी संतान उत्पत्ति अधिक होती है। अधिकांश व्यक्तियों का आज भी विश्वास है कि संतान प्रभु की देन है, इसमें हमारा कोई दायित्व नहीं, फलतः बच्चों की संख्या बढ़ती जाती है। परिवार नियोजन कार्यक्रम मध्यम श्रेणी के लोगों के अभी तक पूर्णतः लागू नहीं हो सका। भारत में जन्म दर उच्च 1950-51 में यह 39.9 प्रति 1000 थी और 1990-91 में 29.5, 2001 में यह 25.8 और 2011 में 22.4 रह गई है। जबकि यूएसए, संयुक्त अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया में यह काफी कम अर्थात प्रति 1000 8 से 12 ही रह गई है। भारत में जन्म दर ऊंची होने के मुख्य कारण गर्म जलवायु का होना या लड़के और लड़कियां शीघ्र वयस्क हो जाते हैं, अतः छोटी अवस्था में ही शादी होने से शीघ्र संतान उत्पत्ति प्राप्ति होने लगती है। यहाँ भारतीय स्त्री अपने प्रजनन काल में 15 से 45 वर्ष की आयु तक में 6 से 7 बच्चों की मां बन सकती है। यानी कि 45 वर्ष की आयु में 6 से 7 बच्चे एक स्त्री के हो सकते हैं, ऐसी परिपक्वता है यहाँ भारतीय नारी में। तो यहाँ पर वही जापानी स्त्री या अमेरिकी स्त्री का अंग्रेज सिर्फ 1 या 2 बच्चों की मां बनती है। और भारत तो एक तरीके से यहाँ का जो महिलाओं की
भारतीय ग्रंथों में ये कहा गया है कि यस्त्र नार्यस्त पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, यानी कि जहां पर नारियों का सम्मान होता है, नारियों को प्यार से रखा जाता है, नारियों को स्नेह से रखा जाता है, वहां पर नारियों की अच्छे से रखा जाता है, वहां पर देवता रमण करते, देवता निवास करते, ऐसा कहा गया है। तो भारतीय जो महिलाएं हैं और विदेशी महिलाएं हैं, तो भारतीय महिलाओं में बच्चे जनन करने की बच्चे पैदा करने की जो क्षमता होती है वो ज्यादा होती है, जबकि विदेशी महिलाओं की बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है वो कम होती है। तो विद्यार्थी, हम बात कर रहे थे जो भारतीय महिलाएं हैं उसमें बच्चों प्रजनन की बात, और यहाँ विदेशी जो महिला होती है उनकी प्रजनन की बात। तो यह अंतर है विदेशी और भारतीय माँ की बच्चों जन्म की। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भारतीय स्त्रियों में प्रजनन क्षमता जो होती है वो सबसे अधिक होती है, अतः परिवार वृद्धि तीव्र गति से होती है। परिवार में जो बच्चों की संख्या होती है वो तीव्र गति से होती है। चीन में यह वृद्धि दर भारत से काफी कम 15% दशक है, यानी हिंदू स्त्रियों की अपेक्षा मुस्लिम स्त्रियों ने धार्मिक कारणों से अधिक बच्चे पैदा होते हैं। मुस्लिम स्त्रियां जो होती है वो भी एक तरीके से उनमें एक जेनेटिक एक गुण होता है, जिस वजह से भारतीय हिंदू स्त्रियों की अपेक्षा मुस्लिम जो स्त्रियां होती है वो बच्चे पैदा अधिक करती हैं। इसका भारत में इसका सबसे बड़ा कारण गिरी हुई आर्थिक दशा तथा निपट अशिक्षा का साम्राज्य है। स्त्री की कई समाज के कर्णधार आज बच्चा पैदा करने में घर की चार दीवारी में बंद रहने वाली सामग्री मात्र ही मानते हैं। इससे अबाध गति से जनसंख्या बढ़ रही है। अब कस्बों, नगरों एवं बड़े गांवों में सौभाग्यवश स्त्री शिक्षा, आर्थिक विकास एवं स्वावलंबन के कार्यक्रमों में इसमें अनुकूल परिवर्तन होने लगा है। अब हम बात करते हैं कि भारत में जनसंख्या वृद्धि की सामाजिक आर्थिक उलझनों के निराकरण के उपाय क्या है। व्हाट इज द समस्या का समाधान होगा। प्रमुख वो इस प्रकार है। नंबर 1, परिवार कल्याण कार्यक्रम, यानी कि परिवार नियोजन अपनाया जाएगा तो निश्चित रूप से जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण किया जा सकता है। पहला है, भारत में जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के लिए सीमित परिवार के लिए सामयिक साधन कौन से, जैसे कि गोलियां आती हैं, कंडोम है, गर्भ निरोधक, कोऑपरेटिव, नसबंदी आदि ऐसे कार्यक्रम एवं सीमित परिवार से सुख एवं सुख, घर की खुशहाली आदि प्रत्येक नवविवाहित परिवार घर की माँ और उसको अवश्य पहुंचाना जाना चाहिए। इसके लिए सरकार, निजी संस्थाओं, कल्याणकारी सामाजिक एवं रेड क्रॉस संस्थाओं आदि सभी को आगे बढ़कर भाग लेना चाहिए। इससे मृत्यु दर एवं जन्म दर में कमी होती है। प्रत्येक विवाहित दंपति का यह कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों के प्रति उनकी शिक्षा, उचित लालन पालन, रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्यपूर्ण जीवन बनाने के लिए प्रति पूर्ण रूप जागरूक रहे। इसके अतिरिक्त प्रत्येक पति अपनी पत्नी के प्रति जागरूक रहे। इसके अतिरिक्त प्रत्येक पति अपनी पत्नी के प्रति यह कर्तव्य रखे कि उस पर संतान उत्पत्ति का इतना अधिक भार न डाले कि उसका स्वास्थ्य जर्जर हो जाए। अतः दोनों ही दशा में कम संतान और छोटा परिवार अनिवार्य है। इसके लिए ऊपर वर्णित नियोजित व छोटे परिवार हेतु साधन अपनाने अनिवार्य है। सरकार की ओर से सभी प्रकार की गर्भ निरोधक अवस्था की सुविधा ग्रामीण महिलाओं को भी, महिलाओं, कार्यकर्ताओं, आशाओं, शिक्षकों के माध्यम से परिवार नियोजन हेतु पहुंचाई जानी चाहिए। यानी कि परिवार नियोजन का कार्यक्रम जो है वो किसी भी तरीके से भारत में भी जो पुरुष जो होते हैं वो पुरुष कई बार जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को प्रताड़ित करते, तो उनको यह होना चाहिए शिक्षा के माध्यम से जो स्त्रियों होंगी उनके प्रति कोई ऐसी कुंठा नहीं हो। अगर कई बार ये होता है, अक्सर समाज में हम देखा जाता है कि अगर किसी महिला की लड़की हो जाती है तो कई बार यह होता है कि बालिका होने के बाद वो परिवार नियोजन का कार्यक्रम नहीं बनाते। इसका मुख्य कारण यह है कि हमारा जो समाज है वो एक तरीके से रूढ़िवादी है। वो फिर दोबारा ऐसा प्रयास करते हैं कि उनका एक लड़का हो जाए, फिर दूसरी बार भी लड़की हो जाती है, तीसरी बार भी लड़की हो जाती है, चौथी बार भी लड़की हो जाती है। कई बार उस महिला के प्रति अत्याचार और प्रताड़ना का सामना उस महिला को करना पड़ता है। तो ये जो एक भ्रांतियां हैं, एक रूढ़िवादी समस्याएं हैं, उस समस्या को निपटाने का कार्य जो है वो शिक्षा के माध्यम से किया जाता था। आज समाज में इस तरीके की जो हरकतें हो रही है उन हरकतों को दूर करने का प्रयास हम शिक्षक और विद्यार्थियों को मिलकर करना चाहिए। नंबर 2 है कृषि की पुनर्व्यवस्था, यानी कि निम्न प्रकार से की जा सकती है। इससे उद्योग
की भांति सभी सुविधाएं दी जानी चाहिए। पहला है भूमि की गहरी जुताई करना और उन्नत बीज और कृषि के आधुनिकतम साधनों जैव तकनीकों का प्रयोग करके तेजी से प्रति हेक्टेयर उपज बढ़ाना। नंबर 2, कृषि क्षेत्र का विस्तार बढ़ाने के लिए नई एवं बढ़ती भूमि का उपयोग किया जाए, सिंचाई के साधनों का विस्तार किया जाए। नंबर 3, कृषि उत्पादकता बढ़ाने के साथ साथ कृषकों को दशा तेजी से सुधारने के लिए प्रत्येक गांव में कई प्रकार के लघु उद्योग व कृषि में सहायक उद्योगों, कृषक परिवार से युवा सदस्यों को आकर्षित कर उसमें उन्हें प्रशिक्षित व दक्ष बनाकर संपूर्ण व्यावसायिक आधार ऐसे बंदों का समझाया जाए जिससे शहद, कृषि उपकरण, खाद्य प्रसंस्करण, अचार, चटनी, मुरब्बे बनाना, फूलों की खेती, विशेष फसल व फलों की कृषि व मंडियों की विपणन व्यवस्था में भी दक्ष बनाना। इससे सारा ही परिवार तेजी से खुशहाल और शिक्षित होगा। छोटे परिवार की महत्ता भी बढ़ती जाएगी। नंबर 4, औद्योगिक विकास को न केवल तहसील व जिला स्तर पर अपितु ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे अर्ध रोजगार, बेरोजगार व ग्रामीण गरीब ब्राह्मणों और निम्न स्तर के लोगों को रोजगार मिलेगा और छोटे परिवार में यह सुख से रहना चाहेगा। औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों को कुछ अपनी ही परिस्थितियां होती हैं, अतः वह व्यस्त रहने, काम से थक जाने, स्त्री पुरुष दोनों ही काम में लगे रहने से उनकी जो प्रजनन क्षमता का ह्रास होता जाता है। उनके लिए कई सामुदायिक सामाजिक ऐसी समस्या होती है कि अन्य मानसिक संतुष्ट व मनोरंजन के साधन मिल जाए, अतः संतान उत्पत्ति की वह निरुत्साही भी रहता है, कम संतान पैदा करने में अपना सुख समझते हैं। यानी कि अगर महिलाएं हैं तो महिलाएं कई बार ये सोचती है कि उनका जो एक तरीके से, अगर एक महिला ने 2 बच्चे पैदा कर दिए तो 2 बच्चे पैदा करने के बाद उसमें एक शारीरिक क्षमता होती है, कई बार कृषि कार्यों में संलग्न रहती है। तो कृषि कार्य में संलग्न रहने के बाद महिलाओं में जो एक शारीरिक कमी की वजह होती है, तो उसको दूर करने के लिए उसका पोषण जो है महिला का वो उच्च स्तर पे होना चाहिए। उसको काजू, बादाम, जूस, फ्रूट्स अच्छे से खिलाने चाहिए। अच्छे से खिलाएंगे तो निश्चित रूप से वो एक शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट बनेगी। उसको अमरूद है, उसको पाइनएप्पल है, उसको अनार है, उसको सेपल है, दूध है, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम, मतलब बहुत सारी चीजों खिलाकर उसको हष्ट पुष्ट बनाकर जीवन जीने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ताकि महिलाओं का जो सेक्स रेशो है, लिंगानुपात है, वो घटकर बढ़ जाए। यानी कि जो घट रहा है तो घटने से बजाय उसका बढ़ जाए। इस तरीके से शिक्षा के माध्यम से इन कृषिकारी जो किसान है उनको हम दूर किया जा सकता है। थर्ड है स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, यानी कि देशवासियों की आर्थिक क्षमता को बनाए रखने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा सफाई पर ध्यान देना आवश्यक है। यद्यपि आधुनिक विज्ञान ने कई रोगों, लाल जुड़ी, कुष्ठ, हैजा, प्लेग आदि का अस्तित्व ही मिटा दिया है, किंतु फिर भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में हुकवर्म, गिनीवर्म, मलेरिया, क्षय, पेचिस आदि बीमारियों के कारण मृत्यु अधिक होती है। इससे भी ऐसे लोग शक्तिहीन और कई विकलांग बन जाते हैं। अतः इन पर पूर्ण नियंत्रण हेतु प्रारंभिक व्यय बहुत अधिक होगा, यानी कि कुछ वांछनीय होगा, क्योंकि इससे आर्थिक क्षमता में अधिक वृद्धि होगी। राष्ट्र के स्वास्थ्य पर किया गया सार्वजनिक व्यय डूबने से बचाने वाली नौका या आग बुझाने वाले इंजन पर किए हुए व्यय के समान है, वह दीर्घकालीन विनियोजित है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक कार्यकर्ता को अपने प्राथमिक शिक्षा के माध्यम से प्रत्येक बच्चों व माँ का सार्वजनिक व प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा व स्वस्थ जीवन की संपूर्ण शिक्षा व जानकारी बार बार दी जानी चाहिए तथा परिवार के लिए खान पान स्तर का सुधार लाना चाहिए। यानी कि अगर महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, महिला को अधिक से अधिक पढ़ाना चाहिए। महिला को अधिक से अधिक पढ़ाना चाहिए, इसलिए नहीं कि वो पढ़ लिख कर आगे नौकरी करे, इसलिए पढ़ाना चाहिए कि अगर पढ़ लिख के नौकरी करती है, टीचर बनती है, डॉक्टर बनती है, इंजीनियर बनती है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं पढ़ के कुछ मतलब डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना तो कोई बात नहीं, अपने बच्चों के लिए उन महिला को पढ़ना चाहिए। कई बार यह होता है कि महिलाएं यूं सोचती हैं शादी करने के बाद कि हम पढ़ लिख के क्या करेंगे। तो मेरा उनका ये सुझाव है कि उनको पढ़ लिख कर अपने बच्चों की पढ़ाई कैसी होनी चाहिए उस पर वो ध्यान दे सके। इसलिए उन बच्चों को मतलब उन शादीशुदा जो महिलाएं हैं, गर्भवती महिला हो सकती, कई बार ये सोचती कि मैं पढ़ लिख के क्या करूंगी, आगे बढ़ के क्या करना है मुझे, तो नहीं, बच्चे होने के बाद भी महिलाओं को पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अगर आप शिक्षित परिवार से जुड़े हुए हैं, मैं महिलाओं से भी आग्रह करूंगा और जो पुरुष है उनसे भी आग्रह करूंगा कि आपकी हो सकती कोई बेटी हो सकती कोई भाभी हो सकती कोई माँ है, तो उनको इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए।
हालांकि अगर जॉब अपनाना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, तो उनको पढ़ना चाहिए। शिक्षिका है, डॉक्टर है, नर्सिंग करना चाहिए, कोई भी पुलिस सेवा में जाना है, तो कोई भी अगर सर्विस सेक्टर ज्वाइन करना चाहता है तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर वो सर्विस करना नहीं चाहता है एजुकेशन के माध्यम से, लेकिन उसको पढ़ना चाहिए अपने बच्चों के लिए, ताकि बच्चों की जो तकनीकी शिक्षा है, क्योंकि आने वाला समय जो है वो डिजिटलाइजेशन है, तकनीकी का जमाना है, तो बच्चों का ध्यान कहाँ जा रहा है, इसलिए महिलाओं को अधिक से अधिक पढ़ने के लिए प्रेरित करें। मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि सामाजिक आर्थिक जो उलझन है भारत की, वो एक तरीके से समग्र आ जाए। ये मेरा कहने का तात्पर्य है कि महिला जो कई बार होती है कि कई बार पारिवारिक स्थिति ऐसी होती, गरीब परिवार से हैं, 5-5 अगर किसी बाप की बेटियां हैं, तो अगर वो नहीं पढ़ पाती हैं, तो उनको वो पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मेरे घर में मैं प्राचीन समय में मैं मतलब अपने घर पे नहीं पढ़ रही हूँ, तो मैं पढ़ लिख के क्या करूंगी। नहीं, पढ़ने के लिए उसको हमेशा प्रेरित करो, उसको डांट फटकार के माध्यम से भी उसको ऐसा माहौल तैयार करो, वातावरण तैयार करो, जिससे वो पढ़ाई कर सके और अपने मायके का नाम भी करे और ससुराल का भी नाम करे। यह मेरा मुख्य उद्देश्य है, ताकि वो आने वाली जो जनसंख्या की वृद्धि दर है, उस वृद्धि दर को कम कर सके, और जितने भी बच्चे होते हैं उस बच्चों का एक उचित पोषण देकर आगे जीवन जीने के लिए बेहतर से बेहतर अपने जीवन को बचा सके, उच्च स्तर जीवन शैली को अपना सके। आगे हम बात करते हैं उत्पादन में वृद्धि, यानी कि उत्पादन में वृद्धि करने से मनुष्य की भौतिक रुचि बढ़ जाती है और उसका रहन सहन स्तर जो है ऊंचा हो जाता है। यदि भविष्य की कोई योजना बनाने वाला है, अरस्तु कृषि औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करना आवश्यक होता है। यानी कि हम ये सोचते हैं कि महिलाएं जो होती हैं और पुरुष जो होते हैं, तो औद्योगिक काम है, जैसे कि कोई उद्योग स्थापित करना या मार्केट का काम है या दुकान का काम है, तो वो सिर्फ पुरुष वर्ग करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। महिलाओं को भी अगर औद्योगिक क्रिया से हम रूबरू कराया जाए, सिलाई मशीन है, किराना की दुकान है, या ऐसे बहुत सारे औद्योगिक क्रियाएं जो उनको भी इन्वॉल्व किया जाए, तो वो भी अपना जो जीवन है वो उच्च स्तर पर रह सकते हैं। इस तरीके से सामाजिक आर्थिक जो उलझन है, वो उलझन का एक तरीके से सुलझन बन जाती है। शिक्षा का प्रचार, परिवार के आकार को रोकने में शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा से मनुष्य अधिक उत्तरदायी एवं विवेकपूर्ण होकर जीवन के प्रति बुद्धि संगत दृष्टिकोण रखता है। शिक्षा के माध्यम से बच्चों को माँ अपने सारे परिवार के साथ सुखी रह सकती है। एक माँ होती है, वो शिक्षा के माध्यम से अपने बच्चे को बहुत उच्च स्तर पर ले जाने का प्रयास करती है। और अगर बच्चे को शिक्षा अगर नहीं है उसके पास, उसको पता नहीं है कि पढ़ लिखने के बाद जैसे कि बच्चे को क्या पढ़ाना चाहिए, क्या खिलाना चाहिए, किस तरीके से उसका पोषण करना चाहिए, किस तरीके से रखना चाहिए, तो वो बच्चा कहीं भटक नहीं सकता। और भटकेगा तो उसको एक तरीके से लगाम शिक्षा के माध्यम से इसको और रोका जा सकता है सारी चीजें। वो एक संस्कारित बच्चे मतलब अगर माँ ने शिक्षा ग्रहण की है, उसने भगवत गीता पढ़ी हो, चाहे कुरान पढ़ी हो, बाइबिल पढ़ी हो, गुरु ग्रंथ साहिब भी कोई धार्मिक शिक्षा पढ़ी है, तो धर्म के माध्यम से, क्योंकि अगर धार्मिक किताबें पढ़ती है तो वो उसका ये होता है कि उसका व्यक्ति का मूल जो धर्म क्या होता है, उसका कर्म उसका धर्म होता है। यानी कि विद्यार्थी जीवन में अगर ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद वो निश्चित रूप से अध्ययन करता है, अध्यापन करता है, या किसी रुचि क्षमता के अनुसार अपना करियर स्थापित करता है, तो उसका जीवन जो होता है वो बहुत ही प्रभावशाली बनता है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा बनी रहती है। तो शिक्षा का प्रचार जो होता है वो कहीं ना कहीं जीवन को बनाने के लिए और आर्थिक सामाजिक संतुलन को स्थापित करने के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो ये बहुत सारा अच्छा उपाय शिक्षा का प्रचार करना भी होता है। वह छोटा सा परिवार सीमित रखकर आय में खुशहाल रह सकती है। अतः यथा संभव देश के सभी भागों में अनिवार्य हटाकर पाठशालाओं की ओर आकर्षित किया जाए। इससे परोक्ष रूप से विवाह की उम्र में भी परिवर्तन होगा, फलत जन्म दर कम होगी और गांवों में शिक्षा का प्रचार होने से औसत व्यक्ति का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा और वह अपने परिवार को सीमित करने का प्रयास करेगा। नंबर 6 है विवाह की आयु में वृद्धि करना। अमूमन यह होता है कि लड़की जैसे ही हमें थोड़ी सी बड़ी दिख जाती है तो उसको हम शादी करा देते हैं, या लड़का थोड़ा सा बड़ा दिख गया, परिवार की आवश्यकता को समझते हुए हम उसकी शीघ्र शादी करा देते हैं। लेकिन नहीं, लड़की हो या लड़का हो, अपने पैरों पर समझ के आधार पर, विवाह क्या है वो समझने के आधार पर उसको एक विवाह बंधन में बांधना चाहिए। लड़के और लड़की के विवाह की न्यूनतम उम्र जो है बढ़ानी जाए। जितनी देर में विवाह किया जाना चाहिए उसका वैवाहिक जीवन उतने ही कम बच्चे उत्पन्न होते हैं। अधिक उम्र में विवाह होने से लड़कियों की शिक्षा प्राप्त करने और अन्य सांस्कृतिक कार्यों में भाग लेने की ओर रुचि बढ़ेगी। इससे संतान उत्पत्ति में प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। यद्यपि देश में स्त्री व पुरुष का 18 व 21 से पूर्व विवाह कानूनी अपराध है, किंतु वास्तव में यह कानून मात्र मजाक बनकर फाइलों में ही दब कर रह गया है। आज भी अक्षय तृतीया व कार्तिक शुक्ल एकादशी को अन्न सूझे शुभ मुहूर्त मानकर देश के लाखों बहुत बालक बालिकों की शादी 8 से 15 वर्ष के बीच में करा दी जाती है। तो इन बाल विवाह को हमें रोकना चाहिए।
अमूमन ये देखा जाता है कि किसी की माँ बीमार है, किसी के पापा बीमार है, किसी के दादा बीमार है, किसी के दादा बीमार है, किसी की क्या प्रॉब्लम है, किसी की क्या प्रॉब्लम है, किसी का क्या प्रॉब्लम है, किसी की क्या प्रॉब्लम है। इन प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए अमूमन बाल विवाह होता है। तो बाल विवाह को रोकने का सबसे बड़ा जो कारगर है, अक्षय तृतीया होती है। उस दिन असंख्य बाल विवाह लोगों में होते हैं। तो उन बाल विवाह को रोककर हमें सामाजिक जागरूकता और सामाजिक जो आर्थिक असंतुलन, उस संतुलन को निराकरण करना चाहिए। ऐसा विशेषकर कृषक किसानों में होता है, पशुपालकों में होता है, श्रमिक वर्ग में होता है तथा जो जनजातियां हैं, अनुसूचित जाति है, अल्प विकसित समाज में निरंतर होता रहता है। तो उन समाजों को शिक्षा के माध्यम से हम बढ़ावा दे सकते हैं कि भाई ऐसा मत कीजिए, ये सामाजिक भारत की, आप समझते कि समाज का है, लेकिन समाज का नहीं है, समाज में पूरे भारत आता है, तो भारत में भी ये कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। आगे हम बात करते हैं संतति सुधार शास्त्र। तो सामाजिक अर्थव्यवस्था, पारिवारिक सुख और राष्ट्रीय नियोजन में हित में नियोजित परिवार व कम संतान तो अनिवार्य है ही। साथ ही साथ उन्नति सुधार कार्यक्रम को लागू कर भयंकर प्रकृति के च्युत और संक्रामक रोगों, मिर्गी, उन्माद, शरीर से अयोग्य, मस्तिष्क खोखले और नैतिक पतन तथा परंपरागत बीमारियों के रोग से ग्रस्त होकर व्यक्तियों के विवाह और संतानोत्पत्ति पर पूर्ण प्रतिबंध भी होना चाहिए। अपराधियों और अवांछनीय व्यक्तियों के संबंध में भी यही रास्ता अपनाना चाहिए। कानून द्वारा उनको बाध्य बना दिया जाए और उससे उसकी प्रजनन की शक्ति ही नष्ट हो जाए। इस बार में विद्यालय स्तर पर समुचित शिक्षा दी जानी चाहिए। तो संतति यानी कि जो बच्चे हैं उसका सुधार गृह भी होना चाहिए, उसको ऐसा माहौल तैयार करना चाहिए कि कोई किसी प्रकार का वो आपराधिक कार्य नहीं कर सके। 8वां है मनोरंजन के सस्ते व सुलभ साधनों की में वृद्धि, यानी कि प्रत्येक कस्बे व नगर व औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों को भ्रमण, सिनेमा, केबल टीवी, थिएटर और अन्य मनोरंजन साधनों और साइकिलिंग, घर से बाहर की गोष्ठियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इसके लिए विशेष आकर्षक पुरस्कार व सामूहिक सम्मेलन जैसे आयोजन भी सपरिवार किए जा सकता है। इससे श्रमिक अधिक व्यस्त व कल्याणकारी कार्यों में जुटा रहेगा। ऐसे स्थलों पर परिवार कल्याण परामर्श केंद्र व बुद्ध की सुविधा भी अवश्य उपलब्ध हो। अब परिवार नियोजन के साधनों का उपयोग वर्तमान में बच्चे देर से और स्वेच्छा से ही इसके लिए सरकार और अनेक संस्थाएं कार्यरत है। इन्हें निम्न व मध्यम को अशिक्षित महिलाओं, श्रमिकों और अधिक बच्चे वाले परिवारों का सीधे संपर्क कर उन्हें सस्ते और सुलभ साधन निःशुल्क उपलब्ध कराने चाहिए। पुरुषों और महिलाओं को नसबंदी, गोलियों और अन्य विधियों के लिए निरंतर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्हें भला करके कैसे हो ये उस तरह से समझाना चाहिए। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि सामाजिक आर्थिक जो उलझन है उसका निराकरण हम शिक्षा के माध्यम से कर सकते हैं। शिक्षा के माध्यम से महिलाओं को शिक्षा दी जाए, उनको कैसे रहना चाहिए, कैसे जीवन यापन करना चाहिए, उच्च जीवन शैली को कैसे अपनाना चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात यह कि उनको संतान उत्पत्ति के लिए उनको प्रेरित करना चाहिए कि आप एक और अधिकतम 2 बच्चे ही पैदा करें, चाहे बेटी हो या बेटे हैं। तो उनको जो एक आर्थिक संतुलन है, परिवार का जो सामाजिक संतुलन है, वो संतुलन बना रहेगा और उनको ज्यादा कष्ट भी नहीं पड़ेंगे। इस तरीके से ये सामाजिक आर्थिक संतुलन जो है यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। आगे हम अगली क्लास में और आगे बात करेंगे। विद्यार्थियों, आपने एलबीएस गंधौरा का यूट्यूब चैनल देखा, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।